हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस इंजीनियरिंग एकेडमी यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अर्जुन छाबड़ा। आई एम अ फैकल्टी ऑफ सिविल इंजीनियरिंग एट एस इंजीनियरिंग एकेडमी। और आज हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का जो हमारा मेंस एग्जाम है उसकी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी के बारे में। राइट, अब प्रीलिम्स का रिजल्ट आ चुका है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी तरफ से शुभकामनाएं उन बच्चों को जिनका प्रीलिम्स क्लियर हो चुका है और आपकी जो कट ऑफ्स हैं वो आपके सामने हैं। अगर किसी ने अभी तक रिजल्ट चेक नहीं किया है तो मे बी अभी तक सब बच्चों को पता चल चुका होगा कितने बच्चे प्रीलिम्स क्लियर कर चुके हैं। कट ऑफ के हिसाब से कट ऑफ आपकी बहुत कम आई है, जो इंडिकेशन है कि भैया आपकी जो सीट्स हैं वो बहुत ज्यादा हैं। तो आपने क्या करना है, इस अपॉर्चुनिटी को लगभग लेना है खुले ढंग से। ठीक है, तो 15,600 सीट्स आई हैं, जो कि बहुत 15,600 बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, जो कि बहुत बढ़िया नंबर है। एंड यू हैव टू कीप दैट इन माइंड कि आपने अब ढंग से प्रिपेयर करना है एसएससी जेई के मेंस के लिए। महीना भर बचा है, ज्यादा टाइम है नहीं। अब स्पेसिफिकली मैं ये उन स्टूडेंट्स को रेफर करूंगा जो मुझे मैसेज करके पूछ रहे थे, सर हमारा जो एमपीएससी का मेंस एग्जाम है वो कब है, मार्च के अंदर है, और बीच में अब ये एसएससी जेई का मेंस आ रहा है, तो हम प्रिपेयर किसके लिए करें। मैं आपको पहले ही बता रहा हूं, दोनों का जो सिलेबस है वो सेम है। आपने थ्योरी सेम ही पढ़नी है, आपका जो रिसोर्स है वो सेम है। तो आपने बस थोड़ी सी चीजें ध्यान रखनी है इस एग्जाम के लिए और थोड़ी सी डिफरेंट प्रैक्टिस करनी है इस एग्जाम के लिए। बस आपकी जो तैयारी है वो बहुत बढ़िया है और उसी तैयारी के लिए ही हम आज डिस्कस करेंगे कि आपको कैसे अपनी तैयारी रखनी है। राइट, तो आपके पास एमपीएससी के मेंस के लिए भी 1 महीने का समय है, तो इसको ढंग से तैयारी करना, क्योंकि आपके पास इसमें खोने को कुछ नहीं है। राइट, सो यू हैव टू टेक अ चांस ऑन दिस। आप चांस इस पे लीजिए। उसके बाद क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस एग्जामिनेशन। आपको एसएससी जेई का जो ये मेंस का एग्जाम है उसको ढंग से समझना पड़ेगा, उसका पैटर्न सब कैसा है। सबसे पहले डेट ऑफ एग्जामिनेशन क्या है, 26 फरवरी, जो नोटिस में आपको दिखाई दी है। एग्जाम का पैटर्न कैसा रहेगा, डिस्क्रिप्टिव टाइप रहेगा, मतलब आपके जैसे सेमेस्टर एग्जाम्स होते हैं उसी तरीके का आपका ये एग्जामिनेशन रहेगा। आगे उस नोटिस के अंदर ये चीज भी लिखी थी कि कोविड-19 की सिचुएशन के हिसाब से वो ये आपको बताएंगे कि आपका जो ये डेट है वो आगे होगी या नहीं होगी। मेरे हिसाब से नहीं होगी, बिकॉज सिचुएशन इज वेरी एप्ट, ऐसा कुछ चल नहीं रहा है कोविड-19 का। आगे देखेंगे एग्जाम पैटर्न क्या है। 2 घंटे का आपका एग्जाम रहेगा, एग्जाम ड्यूरेशन रहेगी, जो कि बहुत ही ज्यादा कम टाइम है और यही सबसे ज्यादा चैलेंजिंग चीज है यहाँ पर। एक्यूरेसी, टाइम और स्पीड। टाइम मैनेजमेंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि 2 घंटा है। क्योंकि अक्सर हमको आदत होती है क्या, 3 घंटे के डिस्क्रिप्टिव टाइप एग्जाम देने की। राइट, 3 घंटे की हमको अक्सर आदत होती है। सेमेस्टर एग्जाम्स में भी हम लोगों ने 3 घंटे में ही पेपर दिया था। तो यहां पर आपके लिए स्पीड, एक्यूरेसी और टाइम मैनेजमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो आप कैसे पा सकते हैं, प्रैक्टिस करके। चाहे वो थ्योरेटिकल सवाल रहेगा, चाहे वो न्यूमेरिकल सवाल रहेगा, आपको बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस करनी है। अगला पॉइंट, ये जो मैक्सिमम मार्क्स इसका जो पेपर है ये रहेगा 300 नंबर का। क्वेश्चंस आपके आएंगे 360 नंबर के। मतलब आपने क्वेश्चंस को चूज करना है जो 300 नंबर के बैठते हैं। राइट, आगे देखेंगे हर एक जो क्वेश्चन है वो 5, 10, 15, 20, 25, 30 नंबर का देखने को मिलता है। अब ये हुआ कैसे, अब टोटल जो होंगे 6 सेक्शंस होंगे, क्वेश्चंस जो होंगे 6 सेक्शंस में होंगे। ठीक है, देखिए वो बनते हैं 360 नंबर के। मतलब जितने भी क्वेश्चंस आएंगे उनकी वेटेज 360 नंबर रहेगी। ठीक है, अब इन 6 सेक्शंस में से आपने 5 सेक्शंस को चूज करना है। आगे इन सारे 6 सेक्शंस के अंदर या तो 2 सवाल हो सकते हैं, या तो 3 हो सकते हैं, या 4 हो सकते हैं। किसी में 2 होंगे, किसी में 3 होंगे, किसी में 4 होंगे। अब सारे के सारे सवाल होंगे या तो थ्योरेटिकल या तो न्यूमेरिकल। आपको चूज कौन से 5 करने हैं वो सबसे मेन चीज यहां पर बैठती है। राइट, राइट, तो इस पॉइंट को मैं बाद में डिस्कस करूंगा कि आपको चूज कैसे करना है 5 सेक्शंस को। ठीक है, आगे देखते हैं जो पेपर का लैंग्वेज रहेगा वो क्या रहेगा, इंग्लिश में रहेगा या हिंदी में रहेगा। अब मैं यहां पर एक और चीज बात बता दूं, हिंदी मीडियम के जितने भी बच्चे होते हैं वो क्या हो, घबराने की उनको जरूरत नहीं है कि सर हम अंग्रेजी में कैसे सॉल्व करेंगे, आप हिंदी में उसको सॉल्व कर सकते हैं। दूसरी बात, ये जो पेपर है मिक्स लैंग्वेज में नहीं होगा। मिक्स लैंग्वेज में ना होने का मतलब क्या है, यहां पर
आपने एक क्वेश्चन हिंदी से कर दिया, एक क्वेश्चन इंग्लिश में कर दिया, ऐसा नहीं चलेगा, राइट? आपने जो लैंग्वेज चूज कर ली, आपको उसी में ही पूरा पेपर सॉल्व करना है। बाकायदे आपको जो सवाल होगा इंग्लिश और हिंदी दोनों में गिवन होगा। साथ में डिस्क्रिप्टिव टाइप पेपर में इसमें नेगेटिव मार्किंग कभी भी नहीं होती, राइट? जो क्वेश्चन पेपर है पार्ट ए हमारा रहता है, दैट इज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। तो आपने ये चीज यहां पर ध्यान में रखनी है। आगे देखेंगे थिंग्स टू कीप इन माइंड, क्योंकि ये डिस्क्रिप्टिव टाइप पेपर है। डिस्क्रिप्टिव टाइप पेपर का मतलब क्या है कि आपने उनको अपने हाथों से सॉल्व करना है और यू विल बी यूजिंग पेन्स। कौन सा पेन यूज करें? सिंगल कलर पेन यूज करना है, बॉल पेन हो सही रहेगा, बिकॉज जेल पेन आपका पानी से क्या कर सकता है, फैल सकता है, राइट? तो आपने जेल पेन यूज नहीं करना, बॉल पेन से प्रैक्टिस करा करिए। दूसरी बात, यहां पर आपको यह ध्यान रखना है कि वो कोई भी कलर का पेन हो चलेगा। जितने भी डायग्राम्स आप बनाएंगे, जितनी भी अंडरलाइनिंग करेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, अगर आप फ्लो चार्ट भी बना रहे हैं तो कोशिश करिएगा कि आप उसको ब्लैक पेन से बनाएं। अगर जो आपको क्लास में जिस तरीके से आप नोट्स बनाते हैं, अलग अलग जो पेन यूज करते हैं ना, रेनबो कलर के जितने भी सारे पेन होते हैं, वो मत करना, बिकॉज वो आपका टाइम वेस्ट करेगा। आगे पेंसिल को अवॉइड करना। क्यों? क्योंकि हाथ से वो स्मजी हो जाती है, नीटनेस नहीं रहती। तो जितनी कोशिश करना, आपने क्या करना है, ब्लैक पेन से डायग्राम्स बनाने की प्रैक्टिस करनी है। ऐसा ना हो कि आप पहले प्रैक्टिस करके ना जाएं, पहले प्रैक्टिस करके जाइए। लेवलिंग के साथ प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिस करना सीख लीजिए। आगे प्रैक्टिस करनी किस पे है हमको? A4 साइज शीट्स पर, रूल शीट्स पर प्रैक्टिस करनी है। देखो आपको क्वेश्चंस कैसे गिवन होंगे, मान लीजिए कि ये A4 साइज शीट है। अब जितनी भी ये शीट्स होंगी वो कितनी है? अराउंड 30 ऑन एन एवरेज शीट पेजेस आपको मिलेंगे, राइट? आंसर शीट में कोई भी एक्स्ट्रा आंसर शीट आपको नहीं मिलेगी। कभी कभी ये 28 भी हो जाती है, कभी कभी 30 भी है, कभी कभी 32 पेज भी आपको मिलते हैं। ऑन एन एवरेज 30 पेजेस आपको मिलते हैं। क्वेश्चन क्या होगा इस तरीके से, पहले ऊपर गिवन होगा इंग्लिश में, फिर उसके बाद हिंदी में गिवन होगा, ठीक है? नीचे क्या होगा? रूल्ड लाइंस गिवन होंगी। आगे 2-3 पन्ने खाली और मिलेंगे रूल्ड लाइन के साथ। तो पहला एक क्वेश्चन ऐसे, एक क्वेश्चन का पार्ट तो ऐसे लिखा होगा, क्वेश्चन 1 ए, क्वेश्चन दे देंगे इंग्लिश में, फिर उसके बाद हिंदी में। नीचे जगह दे देंगे, रूल्ड लाइन दे देंगे, आगे 1-2 पन्ने खाली दे देंगे, ठीक है? तो आपको यह चीज ख्याल रखनी है कि इस तरीके से आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। आगे प्रैक्टिस कैसे करनी है? प्रैक्टिस क्या करना, एक रजिस्टर खरीद के ले आना जिसमें रूल शीट्स हैं। आपने पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है, राइट? प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा लो, 2016 के, 2017 के, 2018 के, 2019 से लेकर 2020 तक के आप क्या करिए, सॉल्व करिए, ठीक है? टाइम के साथ सॉल्व करिए, कोशिश करना सॉल्व करने की। साथ में जब आप उसको सॉल्व करेंगे, आपको यह चीज ख्याल रखनी है, जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन होंगे उसके लिए आपको नॉन प्रोग्रामेबल कैलकुलेटर पे प्रैक्टिस होनी चाहिए। अब वो नॉन प्रोग्रामेबल कैलकुलेटर्स आपके कौन से हैं? FX82MS सेकेंड जनरेशन, ये Amazon पे 500 550 का अवेलेबल है। 991 MS ये आप यूज कर सकते हैं। ES के जितने भी हैं, कुछ सेंटर्स में वो अलाउड होते हैं, कुछ सेंटर्स में अलाउड नहीं होते। तो अगर आप ES के कैलकुलेटर्स यूज कर रहे हो, ES वर्जन के कैलकुलेटर यूज कर रहे हो, तो रहने देना। आप क्या करें, कोशिश करिए MS के करना, MS का खरीद लो, ठीक है ना? तो वो सारे अलाउड रहते हैं हर एक सेंटर के ऊपर। ES वाला कुछ कुछ सेंटर पर अलाउड है, कुछ पे नहीं है, तो क्यों चांस लेना? दूसरा, जितने भी न्यूमेरिकल सवाल हैं, क्या होता है बच्चों के दिमाग में रहता है कि डिस्क्रिप्टिव टाइप है तो आपको स्टेप मार्किंग मिलेगी। तो वो न्यूमेरिकल सवाल में ऐसे कर देते हैं कि पहले क्या लिख देंगे, गिवन लिखते हैं, फिर उसके बाद लिख देंगे फॉर्मूला यूज्ड, ठीक है? फिर उसके बाद वो एक्चुअल कैलकुलेशन सॉल्व कर देते हैं। उनको लगता है कि इस गिवन और फॉर्मूला यूज के उनको नंबर मिलेंगे। मेरे भाई नहीं मिलेंगे, कुछ नंबर नहीं मिलते इसके। दूसरी बात, अगर आपका एंड में न्यूमेरिकल में आंसर एकदम सही आ रहा है, पूरे नंबर मिलेंगे। वो आपके नंबर काट ही नहीं सकता, आपको एक्स्ट्रा नंबर थोड़ा ना मिल रहे हैं, नेगेटिव मार्किंग है। और याद रखना कि अगर आपका एंड में सवाल सही सॉल्व नहीं हुआ तो उसके पास पूरा हक है कि आपके पूरे नंबर काट ले। तो आप उसको ये क्वेश्चन नहीं कर सकते कि मेरे को स्टेप्स के नंबर क्यों नहीं दिए उसने, वो पूरे नंबर आपके काट सकता है। आगे ये बात करेंगे
अगर आपको ऑब्वियसली टाइम सेव करना है तो गिवन डेटा को भी स्किप करिए। मतलब एक तो मैंने आपको ये चीज बता दिया कि इसके एक्स्ट्रा नंबर नहीं मिलेंगे, और सेव टाइम के लिए भी गिवन डेटा को रहने देना। साथ में जो भी आपकी शीट है तो उसके शीट में साइड में रफ वर्क मत करिएगा, जैसे आप अपने स्कूल में करते थे। स्कूल में ऐसे ही करते थे ना, आंसर शीट में साइड में आप एक कॉलम खींच के उसमें रफ वर्क करते थे। नहीं, ऐसे काम मत करना। अब कहां पे करें रफ वर्क? फिर आपको क्या होता है, आंसर शीट के एंड में एक रफ शीट गिवन होती है, तो उस पर अपना रफ वर्क करिएगा छोटा छोटा। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। क्वेश्चन सॉल्व कहां से करें? सबसे पहले तो एसएससी जेई के मेंस एग्जाम के पीवाईक्यूज को सॉल्व करिए, और जो भी आपको क्लासरूम में क्वेश्चंस अभी कराए जा रहे हैं उनको ढंग से प्रैक्टिस करिए। साथ में आईईएस के कन्वेंशनल एग्जामिनेशन के सारे जो बेसिक सवाल हैं उनको सॉल्व करना। बेसिक सवाल जनरली देखे गए हैं एसएससी जेई के मेंस में, एग्जैक्ट कॉपी उठ के आ गए, तो मेंस के जो बेसिक सवाल है उनको करना है। ठीक है, एडवांस सवाल मत करना जो बहुत बड़े हैं और जो जिनके अंदर काफी मैसिव कैलकुलेशंस हो रही हैं, वो मत करना। ठीक है, कोशिश करना बेसिक सवाल आपने उठाने हैं एसएससी जेई मेंस के, आईएएस कन्वेंशनल एग्जाम के। आगे जो भी डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब आरसीसी डिजाइन हो गया, स्टील स्ट्रक्चर्स का डिजाइन हो गया, ठीक है, उनके जितने भी डिजाइनिंग के लिए आपको आईएएस कोड प्रोविजंस की रिक्वायरमेंट है वो आपको गिवन रहेगी। ठीक है ना, वो चीज गिवन होगी शीट के एकदम पीछे। वो क्या होगा, कोड का वो पन्ना आपको एंड में आंसर शीट के गिवन होगा, तो उसका आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये तो बात हो गई किसकी, न्यूमेरिकल सवालों की। न्यूमेरिकल सवाल बहुत ज्यादा स्कोरिंग रहते हैं, वो स्पेस भी काफी कम लेते हैं अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी होती है तो। ठीक है, और बहुत ज्यादा स्कोरिंग इसलिए है क्योंकि एक बार आपका एंड में आंसर सही आ गया, वो आपको पूरे नंबर देगा ही देगा, वो आपके नंबर काटेगा ही नहीं। प्रॉब्लम कहां है, थ्योरेटिकल सवालों में। ठीक है, क्यों है, चाहे आपने पूरा आंसर सही लिख दिया, सब कुछ लिख दिया जो आपकी नॉलेज में है, वो आपको कभी भी पूरे नंबर नहीं देगा। ये हिस्टोरिकली देखा गया है। जितने भी स्टूडेंट्स हैं, मैंने बात करी है जिन्होंने एसएससी जेई का मेंस निकाला है, जो प्रॉपर रैंकर्स हैं, वो हमेशा बताते हैं, जितना भी मेरा एक्सपीरियंस है आपको मैं बता रहा हूं, थ्योरी में कभी भी पूरे जवाब नहीं मिलते, सवाल नहीं मिलते, पूरे नंबर नहीं मिलते, चाहे आप जितना मर्जी लिख लें। तो कोशिश ये करनी है कि सवालों को जो मैंने चूज करना है उसमें कम से कम थ्योरेटिकल सवाल हो। राइट, तो वही चीज के लिए मैं पॉइंट्स अभी आपको बताऊंगा, बट ऑब्वियसली आप उनको पूरी तरह इग्नोर कर नहीं सकते। थ्योरेटिकल सवालों को आपको सॉल्व करने ही पड़ेंगे, और उसके लिए ये पॉइंट्स मैंने कुछ आपको मेंशन करके दिए हैं। सो यू हैव टू बी स्पेसिफिक। और जैसे आप सेमेस्टर एग्जाम्स में पन्ने अपने भरते रहते हैं ना, कुछ भी कहानियां लिख दी, मत करना। कहानी लिखने के दो नुकसान है, एक तो आपका टाइम वेस्ट होगा, दूसरा जो एग्जामिनर है उसको लगा ये तो बंदे ने जस्ट पन्ने भरे हैं, क्योंकि एग्जामिनर बेवकूफ नहीं है, उसको सालों का एक्सपीरियंस है। ठीक है, तो आपका जो इंप्रेशन है एग्जामिनर के ऊपर बहुत खराब हो जाएगा। तो उसके आगे जितने भी आपने क्वेश्चन सॉल्व कर रखे हैं ना, वो गारंटी नहीं है कि आपको वो पूरे नंबर देगा, आप उसको क्वेश्चन नहीं कर सकते किसी भी चीज के लिए। आगे देखेंगे, पैराग्राफ्स को आपने अवॉइड करना है। ठीक है, स्पेस को बचाने के लिए बुलेट पॉइंट्स यूज करो। बुलेट पॉइंट्स देखने में भी अच्छा लगता है, पढ़ने में भी आसान होते हैं, आपके खुद के लिए भी पढ़ने के लिए आसान होते हैं, साथ में जो एग्जामिनर पढ़ेगा उसके लिए भी ऑब्वियसली आसान होंगे। तो आपने बुलेट पॉइंट्स का यूज करना है। साथ में पॉइंट्स पे आपने सब टॉपिक्स लिखने हैं। अगर टाइम बचता है तो क्या करना, उसको अंडरलाइन भी कर देना। ट्राई टू यूज सम फ्लो चार्ट्स एज वेल। जो भी आपके जैसे लेट्स से कोई मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, राइट, तो जैसे सीमेंट का मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है बीएमसी के अंदर, तो सीमेंट के मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के लिए आप फ्लो चार्ट्स का यूज कर सकते हैं। क्लासिफिकेशन है, लेट्स से स्टील की बात करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ कनेक्शंस, तो क्लासिफिकेशन के लिए फ्लो चार्ट्स यूज करिए। तो क्लासिफिकेशन के क्वेश्चंस के लिए, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, राइट, उसके लिए आप क्या यूज कर सकते हैं, फ्लो चार्ट यूज कर सकते हैं। डिजाइन के स्टेप्स हैं, फ्लो चार्ट यूज कर सकते हैं। तो फ्लो चार्ट यूज करिए, बेटर रहता है। साथ में डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन एकदम नीट होनी चाहिए। नीट बनाने के लिए मैंने आपको पहले बताया है कि आप अवॉइड करिए कि पेंसिल का यूज करें, पेंसिल से नीटनेस नहीं बनेगी, मैं आपको पहले ही बता रहा हूं।
कोशिश करना कि ब्लैक पेन का यूज करना और ब्लैक पेन से ही प्रैक्टिस करना एक्चुअल में भी जब आप घर पे प्रैक्टिस कर रहे हो। साथ में आपको प्रेफर करना है न्यूमेरिकल क्वेश्चन ज्यादा हो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस के ऊपर। जैसे अगर मेरे पास चॉइस है एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन की और एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन को चूज करने की, मैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन चूज करूंगा। क्यों? क्योंकि ज्यादा चांस है मेरे को इसमें पूरे नंबर मिले। चाहे मेरे को इसमें पूरा आता है, वो आपको पूरे नंबर कभी भी नहीं देगा। ठीक है, तो उसके लिए मैंने यहां पर कुछ टिप्स दी हैं कैसे आपको क्वेश्चन को चूज करना है। देखिए, आपके पास 6 सेक्शन होंगे, विल हैव 6 सेक्शंस। अब इन 6 सेक्शंस में से 5 सेक्शन चूज करना है। 5 सेक्शन में कोशिश करना कि ज्यादा से ज्यादा उसमें न्यूमेरिकल के क्वेश्चंस हो, ठीक है, और स्पेशली उनकी हाई वेटेज हो। साथ में यह कोशिश करना कि जितने भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन उसमें है उसकी कम से कम वेटेज हो, और उन क्वेश्चंस को अवॉइड करना जिसमें थ्योरेटिकल की हाई वेटेज है। ठीक है ना? तो बेस्ड अपॉन दिस मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं हमारे 2018 का जो मेंस का एग्जामिनेशन है उसके थ्रू। तो चलिए अब यहां पर देखते हैं हमारा 2018 का जो मेंस का एग्जामिनेशन पेपर था। अब इसके अंदर एक चीज मैं आपको यहां बताऊंगा कि इसमें मैंने सिर्फ इंग्लिश पोर्शन का क्रॉप कर रखा है, हिंदी का इसके नीचे गिवन होता है। ठीक है, तो यहां पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। इस क्वेश्चन नंबर 1 में पॉइंट यहां पर यह है आपको समझाने का कि कौन सा आपको सिलेक्ट करना है और कौन सा आपको निग्लेक्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 1 देखा मैंने, तो क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर मेरे को 3 न्यूमेरिकल सवाल दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ जो तीसरा मेरा न्यूमेरिकल सवाल है, पार्ट सी ओवर हियर, न्यूमेरिकल ये थ्योरेटिकल सवाल है, इसके अंदर क्या बोल रहा है? एफिशिएंसी बताओ किसके अंदर इरिगेशन एफिशिएंसीज जो उन्हें बतानी है। ठीक है, तो अब ये इरिगेशन का सवाल है जो थ्योरेटिकल है, बट ये बहुत ज्यादा स्कोरिंग है बिकॉज इसमें सीधा डायरेक्ट फॉर्मूलाज आपको बताने हैं। ठीक है, तो इसमें बहुत पॉसिबिलिटी है कि इसके अंदर मेरे को क्लोज टू 15 मार्क्स मिल सकते हैं। राइट, क्लोज टू 15 मार्क्स मिल सकते हैं, तब भी आपको पूरे नहीं देगा वो, 100% गारंटीड है ये, बट क्लोज टू 15 मार्क्स इसको इसमें मिल सकते हैं। बाकी तीनों क्या है? स्कोरिंग है। राइट, क्योंकि ये न्यूमेरिकल है, उसमें पूरे नंबर मिलने के चांस हैं। जब ऑब्वियसली मेरे को न्यूमेरिकल ढंग से सॉल्व करने पड़ेंगे तभी मेरे को पूरे नंबर मिलेंगे। सो ए, बी एंड डी उसमें मेरे को पूरे नंबर मिलने के चांस हैं। पार्ट सी में मेरे को कुछ हद तक काफी नंबर मिलने के चांस है। तो ए जो टोटल एक सेक्शन है, एक टोटल सेक्शन कितने नंबर का हो गया? ये हो गया आपका 60 नंबर का। ठीक है, 60 नंबर का एक सेक्शन हो गया, इसमें मैं आराम से 55 नंबर तक लेके आ सकता हूं इस सेक्शन के अंदर। सो ये सेक्शन मैं कभी भी नहीं छोड़ूंगा। सो एक क्वेश्चन 1 तो पक्का हो गया। उसके बाद क्वेश्चन 2 पढ़ेंगे। क्वेश्चन 2 के अंदर पहले पार्ट में वो क्या बोल रहा है? ये परमानेंट वे बताने के लिए जो रेलवेज का है, ये परमानेंट वे जो ये है रेलवेज का, ये बहुत बार प्रीवियस एग्जाम्स में पूछ चुका है, तो अगेन आप इसको छोड़ेंगे नहीं। बट यहां पर याद रखना ये 15 नंबर का है। उसके बाद यहां पर ये जो ट्रैवर्स का क्वेश्चन, सॉरी नॉट ट्रैवर्स, दिस इज कंपास ट्रैवर्स का क्वेश्चन है, कंपास सर्वेइंग का क्वेश्चन है, तो ये भी बहुत इजी है, तो ये आराम से हो जाएगा। फिर उसके बाद मेंशन द फैक्टर्स गवर्निंग द सिलेक्शन ऑफ डैम साइट, ये 1000 बार रिपीट हो चुका है सवाल। डैम साइट ये भी इरिगेशन का सवाल है, अब ये भी 1000 बार रिपीट हो चुका है, ये 2020 में भी फिर से आया था। अब ये 15 नंबर का है, अभी भी ये 15 नंबर का है। तो अभी हमारे पास 2 थ्योरेटिकल सवाल है, और चौथा पार्ट हमारा क्या है? डिजाइन अ रेजिम चैनल फॉर अ डिस्चार्ज ऑफ 35 मीटर क्यूब पर सेकेंड विद सिल फैक्टर 0.9 बाय लेसीज थ्योरी। ये बहुत ज्यादा आसान है। ये डिजाइन का जो लेसीज थ्योरी से जो डिजाइन का कैनाल डिजाइनिंग का क्वेश्चन है, बहुत बार पूछ चुका है। तो अगेन 15 नंबर का इजी है, इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी हमारे पास यहां पर क्या है? 2 न्यूमेरिकल सवाल है और 2 थ्योरेटिकल सवाल है। हमको ये सोचना है कि अभी इसको चूज करें ना करें। राइट, यहां पर 2 क्वेश्चन स्कोरिंग है और 2 क्वेश्चन में चांस है कि काफी नंबर कट सकते हैं, तो अभी इसको यहीं पे छोड़ते हैं। फिर उसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर यहां पर क्या है कि डिस्क्राइब अ डायरेक्ट शियर टेस्ट विद द हेल्प ऑफ नीट डायग्राम एंड मेंशन इट्स एडवांटेजेस। अब डायरेक्ट शियर टेस्ट पूछा है जो आपका सॉइल मैकेनिक्स में आपको कराया जाता है।
शेयर स्ट्रेंथ जो आपका चैप्टर है उसके अंदर, तो 20 नंबर का सवाल है। यहां पर ये ड्रॉबैक है, थ्योरेटिकल सवाल और इसकी वेटेज ज्यादा है, राइट। जब भी ज्यादा वेटेज होगी थ्योरेटिकल सवाल की, वो आपके लिए एक डाइसी सिचुएशन है, याद रखिएगा। उसके बाद बी पार्ट आपका है कि यहां पर फायदे की बात ये हो गई कि इसको कॉम्पनसेट करने के लिए मेरे पास एक 25 नंबर का न्यूमेरिकल सवाल है। यहां पर आपको एक सिंपली सपोर्टेड बीम डिजाइन करनी है फॉर आरसीसी, सिंपली सपोर्टेड रूफ स्लैब आपको डिजाइन करना है, स्लैब का डिजाइनिंग का क्वेश्चन है। उसके बाद बीम का डिजाइनिंग का क्वेश्चन है। तो ये तो आपके आराम से हो सकते हैं, और इसमें आप, ये कितना हो गया 40 नंबर, तो 40 में से आप कम से कम नहीं तो 38 नंबर तक लेके आ सकते हैं इसके अंदर। और साथ ही साथ अगर आपने यहां पर ढंग से डायग्राम बनाया, ढंग से एडवांटेजेस लिखे, कुछ हद तक आप इसमें भी 15 नंबर ला सकते हैं, राइट। तो अभी इसको यहीं पे छोड़िए। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, ये आप अटेम्प्ट कर पाएंगे बिकॉज ऑफ हाई वेटेज इन न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। आगे देखेंगे यहां पर इस क्वेश्चन में चौथा क्वेश्चन आ गया, व्हाट इज द वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट, एक्सप्लेन द स्लम टेस्ट, कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट, एवरीथिंग एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्केबिलिटी। अगेन इट्स अ ड्रॉबैक, हाई वेटेज ऑफ थ्योरेटिकल क्वेश्चन। ये 2020 में भी पूछा था, 2020 में यही सेम क्वेश्चन 30 नंबर का पूछा है। मैं कभी भी ना करता उस क्वेश्चन को, चाहे मेरे को वर्केबिलिटी जितनी भी अच्छी तरीके से आती हो, क्योंकि ये देखा गया था उस दौरान बहुत कम नंबर दिए गए थे बच्चों को, 10-10 नंबर तक मैंने कटते हुए देखे उसमें। तो इसका मतलब क्या है, ये अगेन डाइसी सिचुएशन है। बाद में दो न्यूमेरिकल हैं अपने पास, बी और सी पार्ट, इजी है ये। अगेन हमारा एक हाइड्रोलिक मशीन्स का क्वेश्चन है, और उसके बाद हमारा ये क्वेश्चन है एफएम का, राइट। तो ये यहां पर हो सकता है। अब ये गुड क्वालिटी ऑफ टिम्बर, 10 नंबर का सवाल। तो हाई वेटेज ऑफ न्यूमेरिकल, अगेन स्पेशली एक क्वेश्चन के अंदर ज्यादा हाई वेटेज है न्यूमेरिकल में, थ्योरेटिकल में, तो इसलिए यहां पर एक प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन है। तो मेरे लिए ये क्वेश्चन नंबर 4 डाइसी रहेगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। इस क्वेश्चन नंबर 5 में 3 पार्ट है, ए, बी और सी, और तीनों के तीनों क्या है, ये न्यूमेरिकल है। 2 सॉइल मैकेनिक्स से हैं और एक आपका है किससे, ये वेल हाइड्रोलिक्स का, ये आपका चैप्टर है, राइट। ग्राउंड वाटर स्टोरेज का ये क्वेश्चन है, पार्ट सी। ग्राउंड वाटर स्टोरेज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको छोड़ना नहीं है। अभी मैं बताऊंगा आने वाले टॉपिक्स में क्यों इसको नहीं छोड़ना, राइट। तो ए, बी और सी, ये आप पूरे नंबर इसमें लेके आ सकते हैं, 60 में 60/60 नंबर इसमें लेके आ सकते हैं। तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी यू कैन स्कोर 60 आउट ऑफ 60 इन दिस क्वेश्चन। तो ये ऐसे क्वेश्चन कभी भी नहीं छोड़ने। देख लो सारे के सारे न्यूमेरिकल है, और क्या है यहां पर, इसमें से आपको पूरे बटा पूरे नंबर मिलने के चांस है, तो कभी भी नहीं छोड़ना ऐसा क्वेश्चन। साथ ही साथ यहां पर क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। इस क्वेश्चन नंबर 6 में अगेन 3 पार्ट हैं, हाई वेटेज किसकी है, न्यूमेरिकल की, तो कभी भी नहीं छोड़ना। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी डन हो गया। तीसरा जो है आपका किसका है, बहुत इजी सवाल है, डेप्रिसिएशन, सिंकिंग फंड, सैल्वेज वैल्यू एंड मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन। ये आपका कॉस्टिंग एस्टिमेशन से सवाल पूछ रखा है, 15 नंबर का। बट चांस यहां पर ये है कि आप स्कोर हाई कर सकते हैं इस क्वेश्चन में, यहां पर आप 55 नंबर तक लेके आ सकते हैं। तो कभी भी ऐसे सवाल को नहीं छोड़ना। तो हमारे लिए डाइसी क्वेश्चन कौन सा बनता है, ये चौथा सवाल, और साथ में हमारे पास एक डाइसी क्वेश्चन बनेगा, ये तीसरा सवाल, राइट। तीसरा सवाल बैठेगा और दूसरा सवाल यहां पर बैठेगा। दूसरा, तीसरा और चौथा सवाल हमारे लिए अभी डाइसी है, ठीक है। तो उनमें से मेरे को चूज करना है। यहां पर देखो अगेन तीनों में जो न्यूमेरिक आपका जो थ्योरेटिकल पार्ट है यहां पर 20 नंबर का है, तो ये आप कर सकते हैं। तो तीसरा आप चूज कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहां पर हाई वेटेज है, तो तीसरा डन करिए। उसके बाद चौथा है, चौथे में देखते हैं एक क्वेश्चन के अंदर यहां पर 2 न्यूमेरिकल है, सेम सिचुएशन है, 2 न्यूमेरिकल है और 2 थ्योरेटिकल है। तो पहला क्वेश्चन आपका थ्योरेटिकल है, लास्ट क्वेश्चन आपका थ्योरेटिकल है, और यही चीज आपके दूसरे क्वेश्चन में भी है, 2 थ्योरेटिकल है, 2 न्यूमेरिकल है। बट यहां पर एक डिफरेंस है, एक क्वेश्चन जो थ्योरेटिकल है वो 15 नंबर का है, दोनों आपके 15-15 नंबर के थ्योरेटिकल है। बट राइट ओवर हियर इन वन क्वेश्चन 20 मार्क्स इज बीइंग डेडिकेटेड। एक क्वेश्चन यहां पर 20 नंबर का है, यहां पर ज्यादा कटने के चांसेस हैं, राइट, ज्यादा नंबर कटने के चांसेस हैं। और ऐसे क्वेश्चन को मैं कभी भी अटेम्प्ट नहीं करूंगा, क्योंकि एक ही क्वेश्चन के अंदर ज्यादा नंबर दे रखे हैं, आपके लिए एक एक नंबर की लड़ाई है।
तो इसलिए आपको फोकस करना है कि जो भी थ्योरेटिकल सवाल, जब भी मेरे को इस तरीके की असमंजस दिखाई देगी कि कौन सा क्वेश्चन करना है, राइट, हमारा सेकंड क्वेश्चन यहां पर भी 2 थ्योरेटिकल है, फोर्थ में भी यहां पर 2 थ्योरेटिकल है, बट एक थ्योरेटिकल सवाल में ज्यादा वेटेज दे रखी है। तो ऐसी सिचुएशन को आपको नहीं छूना है, आपको निग्लेक्ट करना है। पॉसिबिलिटी यह है कि यहां पर ज्यादा नंबर कर सकते हैं। अब बात यह आती है, आपको ये चॉइस करने का मौका तभी मिलेगा जब आपकी तैयारी अच्छी होगी। अगर आपकी तैयारी अच्छी नहीं है तो चॉइस करने का कोई फायदा नहीं है, जो आता है वही करोगे। ठीक है, तो ये फिर उन बच्चों के लिए है जो जबरदस्त तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं। तो ठीक है, इसमें हमने क्या सीखा है इस वाले पोर्शन में कि आपके लिए न्यूमेरिकल इज मोर स्कोरिंग एंड थ्योरेटिकल में आपको बच के चलना है, ज्यादा से ज्यादा नंबर को आपने बचा के चलना है, राइट। तो जहां पॉसिबिलिटी ज्यादा नंबर कटने की होगी, यू डोंट हैव टू अटेम्प्ट इट। चलिए अब डिस्कस करते हैं अपने टॉपिक एनालिसिस यहां पर। तो सबसे पहला है यहां पर सॉइल मैकेनिक्स। 60 से 80 नंबर का सॉइल मैकेनिक्स आपका पूछा जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बैठ जाता है सॉइल मैकेनिक्स बिकॉज ऑफ द वेटेज, और इसलिए भी ये स्कोरिंग भी बहुत है क्योंकि यहां पर थ्योरेटिकल पोर्शन बहुत ही कम है और साथ में न्यूमेरिकल पार्ट बहुत ही ज्यादा आता है। जितने भी सवाल आज तक आ रखे हैं उसमें ये रेंज देखी गई कि न्यूमेरिकल 70 से 80% आपको दिखाई देगा और थ्योरेटिकल 20 से 30%। हर एक सब्जेक्ट के नीचे मैंने क्या कर रखा है कि थ्योरेटिकल की परसेंटेज और न्यूमेरिकल की परसेंटेज आपको बता रखी है। तो इसके बेसिस पर आपने डिसाइड करना है सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस को, किसमें मेरे को थोड़ा ज्यादा ख्याल रखना है बिकॉज ऑफ थ्योरेटिकल पोर्शन, राइट। न्यूमेरिकल जबरदस्त तरीके से आप कर सकते हैं, हाईली स्कोरिंग, बकायदे आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स अगेन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वहां पे बैठ जाते हैं। आपका एसएफडी बीएमडी बैठ जाएगा, सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन काफी बैठ जाएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक, राइट। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेसेस वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक बैठ जाएगा यहां पर। न्यूमेरिकल पोर्शन 95 से 99% है यहां पर। 40 से 70 नंबर हाई वेटेज है, पढ़ लेना इसको ढंग से। न्यूमेरिकल पार्ट बहुत ज्यादा है, हाईली स्कोरिंग अगेन। तो ऐसे सब्जेक्ट्स को मैं कभी भी छोड़ के नहीं जाऊंगा। आफ्टर दैट यहां देखते हैं आगे। सो इरिगेशन देखें, इरिगेशन में न्यूमेरिकल आपको 50 से 70% मिलेगा, थ्योरेटिकल 30 से 50%। देखो यहां आपका जो थ्योरेटिकल पोर्शन है वो ज्यादा है, कम नहीं है, बट फिर भी मैं कहूंगा कि इरिगेशन एक भी बच्चा छोड़ के ना जाए तो सही रहेगा। क्यों? यहां पर इरिगेशन में 3 ही टॉपिक हैं, 3-4 टॉपिक ही हैं बस आपके। कौन से? डिजाइन ऑफ कैनाल्स बहुत इजी, लेसी कैनेडी थ्योरी कर जाना। डैम साइट जो आपका डैम्स का है टॉपिक, बहुत छोटा सा टॉपिक है, वो भी कर जाना। उसके बाद ड्यूटी डेल्टा, वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप्स, ड्यूटी डेल्टा वाला टॉपिक, वो भी कर जाना। तो 30-40 नंबर है यहां पर, राइट। स्कोरिंग बहुत ज्यादा है ये टॉपिक, राइट, और बहुत ज्यादा इजी सवाल यहां पर आ रखे हैं इससे। एक आपका मेरे ख्याल से 2016 या 2017 का पेपर था जब ये 60 नंबर का पूछ रखा था इरिगेशन। तो ऐसे टॉपिक को मैं कभी भी छोड़ के नहीं जाऊंगा, ठीक है। तो इस चीज का ख्याल रखिएगा। साथ में आरसीसी 40 से 60 नंबर का है, न्यूमेरिकल 95 से 98%। जितने भी क्वेश्चन देखे गए हैं एनालिसिस और डिजाइन के देखे गए हैं। रेलेवेंट डेटा आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, क्वेश्चन पेपर के पीछे गिवन होगा आईएएस कोड से, राइट। सो हाईली स्कोरिंग, तो 40 से 60 नंबर ये पूछ सकता है, राइट। मेरे ख्याल से 2011 में ये 110 नंबर का पूछा गया था आरसीसी 2011 में। तो अगेन कुछ भरोसा नहीं है, आपने सब करके जाना है, राइट। थ्योरेटिकल पोर्शन यहां पर कम है। यहां पर डिजाइन फिलोसफीज के बारे में पूछ लेगा आपसे, राइट। लिमिट स्टेट मेथड और वर्किंग स्ट्रेस मेथड का डिफरेंस पूछ लेगा। एक बार ये पूछ रखा है कि डबली रीइंफोर्स बीम जो आपकी है उसमें आप डबली रीइंफोर्स बीम आप प्रोवाइड कब करते हैं, राइट। इस तरीके के सवाल पूछ रखे हैं, बहुत इजी सवाल है, थ्योरेटिकल भी आप उसको आराम से कर लेंगे, राइट। न्यूमेरिकल सवालों में आपने लिमिट स्टेट मेथड और WSM दोनों मेथड करने हैं, कोई भी मेथड छोड़ना नहीं है। अगर स्टूडेंट्स मेरे से आगे पूछते हैं तभी मैं ये चीज बता रहा हूं कि वो कहते हैं कि भैया हम तो WSM करते ही नहीं आजकल के डेट में, तो क्यों करें? आपको इसलिए करना है क्योंकि आपके क्वेश्चन पेपर में पूछ रहे हैं वो चीजें। सिलेबस में भी मेंशन्ड है कि लिमिट स्टेट मेथड और WSM दोनों आपको प्रिपेयर करना है, राइट। सो
दोनों से क्वेश्चन आपने प्रिपेयर करने हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं पूछे जाते WSM के सवाल, अभी भी पूछे जाते हैं, 2019 में भी पूछा गया था। आगे एनवायरमेंट इंजीनियरिंग 30 से 50 नंबर का। अगेन प्रॉब्लम यहां पर यह है, थ्योरेटिकल 50 से 60%, थ्योरेटिकल की बहुत ज्यादा वेटेज है। जो आपका पहला टॉपिक है वाटर डिमांड और वाटर क्वालिटी ऑफ वाटर, वो इतना ज्यादा पूछा नहीं गया, बाकी सीवेज ट्रीटमेंट वाला पोर्शन ज्यादा पूछा गया। बट बात यहां पर यह है कि थ्योरेटिकल पोर्शन काफी हाई है। इसका मतलब यह नहीं है कि आप इसको छोड़ेंगे, इसमें थ्योरेटिकल पोर्शन में आपने ध्यान रखना है कि यहां पर नंबर कटने की संभावना आपकी ज्यादा है, ऊपर से वेटेज भी इसी कम नहीं है, ज्यादा ही है। सो एनवायरमेंट को आपने ढंग से प्रिपेयर करना है, स्पेशली द थ्योरेटिकल पार्ट। न्यूमेरिकल तो आप कर लेंगे, ऐसा नहीं है कर लेंगे का मतलब ये नहीं कि प्रैक्टिस नहीं करनी, कर लेना ढंग से प्रैक्टिस। जहां पर मैं पूरा एम्फसाइज करके बोल रहा हूं ना थ्योरेटिकल पोर्शन ध्यान रखना, तो स्पेसिफिकली वो पॉइंट्स के लिए है जहां पर आपके नंबर ज्यादा कटने के चांसेस हैं। आगे स्टील डिजाइन 30 से 40 नंबर इंपॉर्टेंट है। आगे 1 से 2 क्वेश्चन इसमें मिलेंगे आपको, और साथ ही साथ 90-95% न्यूमेरिकल, राइट। तो बहुत ईजी है। स्टील डिजाइन में एक मैं पॉइंट यहां पे बोलूंगा, कंप्रेशन मेंबर्स में, क्योंकि बच्चे मेरे से अक्सर आके पूछते हैं ये चीज, कंप्रेशन मेंबर में, मेंस में, कंप्रेशन मेंबर्स में लेस्ड कॉलम्स का डिजाइन पूछा हुआ है, राइट। बट वो याद रखना वो एक ही बार पूछा है, और उसमें भी सारा डेटा गिवन नहीं था क्वेश्चन में, राइट, लेस कॉलम के डिजाइन में। तो इस चीज को आपको ख्याल रखना है कि लेस कॉलम का डिजाइन आएगा तो छोड़ने की कोशिश करना उसको, क्योंकि ये बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, वेरी टाइम कंज्यूमिंग इट इज। तो इसको नहीं करना अटेम्प्ट, राइट। तो अगर इसका डिजाइन आप करेंगे तो इसको सबसे एंड में करना, अगर आपके पास टाइम बचेगा तो। आफ्टर दैट ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग। खास बात इसमें यह है कि थ्योरेटिकल पोर्शन अगेन एनवायरमेंट के बाद यहां पर भी बहुत ज्यादा है। ट्रांसपोर्टेशन में वेटेज यहां पर भी कम नहीं है, 15 से 30 नंबर है, 1 से 2 सवाल आपको देखेंगे। बट ज्यादातर सवाल थ्योरेटिकल कहां से पूछे गए हैं, यहां पर थ्योरेटिकल सवाल पेमेंट डिजाइन से ज्यादा पूछे गए हैं। न्यूमेरिकल तो आपका ज्योमेट्रिक डिजाइन ऑफ हाईवेज वहां से ज्यादा पूछे गए हैं। बट यू हैव टू कीप दैट इन माइंड, इसमें रेलवेज इंक्लूडेड है, रेलवेज के क्वेश्चन इसमें इंक्लूडेड है। तो मैंने हाईवे रेलवे अलग नहीं किया है, तो इसी में इंक्लूडेड है ये चीज। तो थ्योरेटिकल सवाल यहां पर एनवायरमेंट के बाद इंपॉर्टेंट बैठ जाते हैं, तो आपको इस चीज का ख्याल रखना है। आगे सर्वेइंग, वेटेज सेम है, 15 से 30 नंबर ही है, बट न्यूमेरिकल सवाल इसमें ज्यादा है एंड वेरी स्कोरिंग। तो सर्वेइंग आपने कभी भी नहीं छोड़ना है, राइट। तो सर्वेइंग यू डोंट हैव टू लीव इट, न्यूमेरिकल पार्ट इज वेरी इजी। आफ्टर दैट एस्टिमेशन कॉस्टिंग, इसको एंड में ही करना, एस्टिमेशन कॉस्टिंग, क्योंकि इसकी वेटेज बहुत कम है। ऐसे कितने सारे ईयर्स हैं, 12 से लेकर मेरे ख्याल 14 या 15 तक, राइट। इसका एक भी सवाल नहीं पूछा गया था। तो देयर इज अ वेरी हाई चांस अगेन कि एस्टिमेशन कॉस्टिंग से ना पूछे या पूछ भी ले, कोई भरोसा नहीं है। बट फिर भी 10 से 15 नंबर का यहां पर ये पूछा गया है, एक सवाल आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इसमें। और साथ ही साथ 50% न्यूमेरिकल, 50% थ्योरिकल पूछा गया है। इसको एंड में करना, सबसे पहले जितने भी यहां से पहले टॉपिक हैं उन सबको आपने ढंग से प्रिपेयर करना है। साथ साथ बिल्डिंग मटेरियल, उन टॉपिक्स में बिल्डिंग मटेरियल भी आता है जिसको आपने ढंग से करना है। क्यों? क्योंकि ये 40-50 नंबर का बैठता है। बिल्डिंग मटेरियल है तो आप इसमें एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आपसे न्यूमेरिकल सवाल पूछेगा। 90 to 95% यहां पर क्या है, थ्योरेटिकल है, और सबसे ज्यादा नंबर कटने के चांस भी इसमें यहां है। आपने इस पे ध्यान रखना है। तो 3 सब्जेक्ट हो गए आपके, एनवायरमेंट, ट्रांसपोर्टेशन और बिल्डिंग मटेरियल। इसका थ्योरेटिकल पोर्शन काफी ज्यादा है, तो यू हैव टू कीप दैट इन माइंड, ठीक है। चलिए देखते हैं कि हमारा जो बैच है वो कब से शुरू हो रहा है। बैच इज स्टार्टिंग फ्रॉम 26 जनवरी, एंड अगर आपको एनरोल करना है ASOL स्टूडेंट्स के लिए ये जो बैच है इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट, एंड साथ ही साथ न्यूली एनरोल्ड स्टूडेंट्स के लिए जो इसकी कॉस्ट रहेगी दैट विल बी ओनली एंड ओनली 10,000 रुपीज, दैट्स इट। जो बैच की ड्यूरेशन है पर डे 8 से 9 घंटे आपको पढ़ाया जाएगा, और 26 जनवरी से 15 से 20 दिन में ये जो कोर्स है उसको खत्म कर दिया जाएगा। 26 जनवरी से 30 दिन बनते हैं आपके तारीख तक, राइट, जिस दिन आपका एग्जाम है, राइट। तो 15 to 20 डेज में दिस विल बी फिनिश्ड।
So that's it from this video. All the best everyone. Prepare well. Happy preparation.